गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट कर सकता है। करंट डिटेक्टर। तो करंट डिटेक्टर है गैल्वेनोमीटर। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि मैंने अभी बोला, कोई भी रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो दिस कॉइल और रेक्टेंगुलर लूप विल एक्सपीरियंस टॉर्क। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और ये रोटेट करेगा, और इसका टॉर्क फॉर्मूला हो गया बीना साइन थीटा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। तो मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज ए करंट डिटेक्टर। हम लोग अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अगर चेक करना है तो ये डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड will experience a torque given by tau equal to बीना साइन थीटा। अच्छा, इसमें गैल्वेनोमीटर का डिवाइस का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, दो सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट्स है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा ये साउथ पोल। सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। ये मैं इसका, अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं, ये टॉप व्यू है उसका मैग्नेट्स का। अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये डिक्शनरी जैसा बंद करने से डिक्शनरी का शेप होता है ना, उसके जैसा दिखेगा ये। ये वाला इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ये सिलेंड्रिकल टाइप का शेप का दिखेगा। तो इसको हम लोग अगर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखने वाला है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल वाइंड किया हुआ रहता है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसके ऊपर वाइंड किया हुआ रहता है। ये वाला रेक्टेंगुलर कॉइल का एक फिनिशिंग पॉइंट होगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट में एक ऐसा स्प्रिंग कनेक्टेड रहता है, नीचे भी रहता है ऊपर भी रहता है। दो स्प्रिंग्स रहते हैं ऊपर और नीचे। और ये सिलेंडर का जो एक्सिस है, ये एक्सिस में एक पॉइंटर और एक स्केल अरेंजमेंट होता है। ये स्केल है और ये पॉइंटर है। तो एक्चुअली मैं देखने के लिए ऐसा दिखेगा ये, इस तरह का। ये दो डायग्राम्स है यहाँ पे। ये जो टॉप व्यू मैंने बताया था वो ये वाला हो गया। इसमें ये दो सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट्स है। और इसके ऊपर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऊपर से देखने से तो ऊपर वाला पोर्शन ही दिखेगा। बाकी का ये सिलेंडर क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। तुम लोग का जो स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर है सिलेंडर जो, ये सॉफ्ट आयरन जो सिलेंडर है वो। और अगर हम लोग इसका थोड़ा हल्का सा साइड व्यू देखता है तो ऐसा दिखेगा। ये सिलेंडर हो गया
ये टॉप व्यू है, इसमें सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, इसमें भी परपेंडिकुलर ही है लेकिन ये थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें ये। और ये इसका रेक्टेंगुलर कॉइल है जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड किया है ये। और ये दोनों स्प्रिंग्स है जो मैंने यहाँ डायग्राम में बताया था। ये ऊपर का स्प्रिंग ये वाला और ये नीचे वाला जो स्प्रिंग होता है, ये दोनों स्प्रिंग्स है। ये वाला स्प्रिंग और ये स्प्रिंग हो गया। और ये जो येलो कलर का यहाँ दिख रहा है ये स्टिक जैसा, ये इसका रोटेशन एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर का सेंटर से अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ये पार हो रहा है ये वाला एक्सिस। और इसी के ऊपर यहाँ पॉइंटर और ये स्केल अरेंजमेंट दिया हुआ है डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। तो इसमें सिंपल सा चीज है ये स्प्रिंग का ये जो एंड है, सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल का ये वाला जो एंड है ये इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और दूसरा साइड जो पीछे निकलेगा कॉइल को वाइंड करने के बाद तो दो एंड्स तो होगा ही ना कॉइल का। तो एक एंड वो पीछे वाला स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसके साथ कनेक्टेड है ये स्प्रिंग के साथ। तो ये दो टर्मिनल्स है पॉइंट ए एक टर्मिनल हो गया, टर्मिनल T1 पकड़ लो। और ये जो पॉइंट बी है ये दूसरा टर्मिनल है T2। इन दोनों टर्मिनल्स को अगर मैं ये T1 को बैटरी का पॉजिटिव में और T2 को बैटरी का नेगेटिव में कनेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। और ये साउथ है ये नॉर्थ है, उल्टा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस तरफ होगा। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इट इज कैरिंग करंट। अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव में तो ये करंट कैरी कर रहा है। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो उससे क्या हुआ ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क का वजह से डिफ्लेक्ट होगा जिससे ये पॉइंटर जो है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो अलोंग विद सिलेंडर सिलेंडर के साथ वो टर्न करेगा पूरा। और टर्न करने से क्या हुआ ये जो पॉइंटर है वो भी साथ में टर्न करेगा क्योंकि पॉइंटर तो एक्सिस के ऊपर लगा हुआ है तो पॉइंटर साथ में टर्न करेगा। तो उससे हम लोग को कितना ये कॉइल कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है वो हम लोग को मिल जाएगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बिना साइन थीटा है ना। तो जितना ज्यादा ये करंट होगा करंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। और हम लोग को इसमें पता चल जाएगा कि ज्यादा डिफ्लेक्शन होने का मतलब होगा कि यहाँ इस कॉइल में रेक्टेंगुलर कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। कम डिफ्लेक्शन होगा तो कम करंट फ्लो हो रहा है बोल के हम लोग को समझ में आएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है इट इज ए करंट डिटेक्टर। तो पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट में यहाँ पे स्केल में जो लीस्ट काउंट है मतलब ये जो डिवीजन दिया हुआ है ये 0 और ये पहला जो डिवीजन है इसके बीच का जो गैप है वो इक्वल टू 1 डिग्री है। मतलब 1 डिवीजन या डिफ्लेक्शन होने से 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन है इसका पॉइंटर का मतलब कॉइल का भी 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। और ये जो स्केल यहाँ पे होता है ये गैल्वेनोमीटर में जो स्केल होता है वो स्केल डिग्री स्केल होता है। जो प्रोटेक्टर में जो स्केल है ना वही सेम स्केल होता है प्रोटेक्टर वाला स्केल। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री है। और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो ये पॉइंटर मिडिल में यानी कि 0 में होगा। इनिशियली यहाँ पर रहेगा 0 पे, पॉइंटर इनिशियली 0 पे रहते हैं। और करंट फ्लो होने से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है 0 से राइट साइड भी जा सकता है लेफ्ट साइड भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम लोग T1 में क्या कनेक्ट किया। अगर T1 में पॉजिटिव और T2 में नेगेटिव है और ये अगर राइट डिफ्लेक्शन दे रहा है तो अगर हम लोग इसको उल्टा करते हैं या माइनस या प्लस करते हैं तो ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन देगा पॉइंटर। तो वो डिफ्लेक्शन से हम लोग को पता चलेगा कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा बाकी रह गया इसका थ्योरी है तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब थ्योरी में क्या है इसमें ये डायग्राम देखो अभी
सेम ही है दोनों, ये डायग्राम्स दोनों सेम है। ये थोड़ा सा साइड से दिख रहा है बोल के ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे दिखाई दे रहा है। इसमें ये टॉप व्यू है तो ऊपर से सिलेंडर देखने से तो सर्कल ही दिखेगा ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा ऊपर से देखने से, ये और यहाँ से ये मैग्नेट का पोर्शन, इधर से ये मैग्नेट का पोर्शन, बाकी का नहीं दिख रहा है। ये टॉप व्यू में इतना ही दिखेगा। और ये वायर जो है ऊपर का, ये वायर ऊपर से दिखेगा ये वाला, तो वही दिख रहा है यहाँ पे, वायर दिख रहा है। सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अंदर का तरफ है और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है। अब इसमें सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसमें से, इस टॉपिक में से आएगा, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर जो है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाला हम लोग क्यों यूज किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका आंसर क्या है, आयरन का परमिएबिलिटी हवा से ज्यादा होता है। आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है आयरन के लिए, और हवा के लिए, एयर के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तो क्योंकि इसका परमिएबिलिटी म्यू आर है ये, ठीक है, परमिएबिलिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रिफर टू पास थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉफ्ट आयरन कोर का थ्रू प्रेफरेंस होगा उसका पास होने का, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा इजीली अलाउ करता है मैग्नेटिक। साउंड लो है ना पड़ रहा सर। तो मैं यह बता रहा था, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है, इसका परमिएबिलिटी का वैल्यू, आयरन आयरन का परमिएबिलिटी हवा से ज्यादा होता है। तो उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को वो आयरन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ डायग्राम बना के, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इसमें अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर रख देता हूँ, ये अगर सॉफ्ट आयरन यहाँ पे रख दिया, तो ये फील्ड लाइंस आगे जाके ऐसा हो जाएगा, ये कर देगा फील्ड लाइंस को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब फील्ड लाइंस को, जो सॉफ्ट आयरन होता है या आयरन होता है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, उसका इस तरह का प्रॉपर्टीज रहता है, वो क्या करता है, फील्ड लाइंस जो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म है और इक्वी स्पेस्ड है, ये आगे जाके कॉन्सेंट्रेट कर दिया इसको, मतलब इसमें और भी अगर फील्ड लाइंस होता है तो खींच देता है इसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा क्लोज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया ना, डेंसिटी बढ़ गया तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। तो ये काम करता है ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या करता है, ये मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, और बी बढ़ जाएगा तो टॉर्क बीना भी बढ़ जाएगा, बीना साइन थीटा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये फायदा है सॉफ्ट आयरन कोर का। दूसरा यहाँ, दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, जो मैग्नेट्स का शेप है, ये शेप किस तरह का है,
मैग्नेट्स का शेप सिलेंड्रिकल है, तो ऊपर से देखने से तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर टाइप का लग रहा है ना, है शेप इस तरह का ना, सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है इसका। इसका फायदा क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल शेप लेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग अलोंग द रेडियस, जो ये सिलेंडर का रेडियस होगा, अलोंग द रेडियस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्ट करेगा। तो जैसे ये फील्ड लाइन देखो यहाँ अंदर घुस रहा है ना, ये अगर हम लोग आगे अंदर अंदर बनाते हैं ऐसे, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिलेंडर होता, या टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होता। तो सेंटर का तरफ अगर जाएगा तो ये रेडियस ही हुआ ना, ये वाला जो निकल रहा है वो भी रेडियल टाइप का है, ये वाला अलोंग द रेडियस हो गया, सेंटर से बाहर निकला हुआ जैसा लग रहा है ये, तो ये भी रेडियल टाइप का है, अलोंग द रेडियस है, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलता है इसको। तो सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट्स लेने का फायदा ये हो गया कि दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रेडियल, और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने से क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर लूप है, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ देखो, तुम लोग ये भी देख सकते हैं वैसे, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, इसके ऊपर जो लूप है, ऐसे वाइंड किया हुआ है ना रेक्टेंगुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री ही बनाएगा, ये किसी भी ओरिएंटेशन में रहे, ये वाला रेक्टेंगुलर लूप हर पोजीशन में एंगल 90 होगा। एंगल 90 होने से जो टॉर्क है बिना साइन थीटा, तो थीटा 90 होने से क्या होगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है ना 1, तो टॉर्क बिना एक्ट करेगा इसके ऊपर, हमेशा मैक्सिमम टॉर्क ही एक्ट करेगा। और इसका वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट भी रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बी तो परमानेंट मैग्नेट्स है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट्स है ये परमानेंट मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा इसका बी का। करंट अगर हम लोग इसमें कॉइल में रेक्टेंगुलर लूप में करंट फिक्स रखता है, करंट को कांस्टेंट रखता है, तो ये आई कांस्टेंट हो गया, फिर नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो एक बार गैल्वेनोमीटर बना दिया हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है उसका लूप का, तो इसलिए इसके ऊपर जो टॉर्क मैक्सिमम और कांस्टेंट टॉर्क एक्ट करेगा। इस टॉर्क का वजह से क्या होगा, जो लूप है वो टर्न करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, टॉर्क का वजह से ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, ये वाला लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप ये टर्न करेगा, सपोज ये एंगल थीटा से टर्न करता है, ये एंगल थीटा है, या फाई एंगल ले लेते हैं इसको, फाई एंगल से टर्न कर रहे हैं, तो जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप टर्न करेगा तो इसमें जो स्प्रिंग्स लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग है, या पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये दोनों स्प्रिंग्स क्या हुआ, ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग्स ट्विस्ट होने का वजह से क्या होगा, उसमें एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा ना, स्प्रिंग को ट्विस्ट करने से, ट्विस्ट कर दो उसके बाद छोड़ दो, वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। स्प्रिंग को अगर हम लोग ट्विस्ट करते हैं, घुमा देते हैं, ट्विस्ट करने के बाद में अगर हम लोग उसको वापस छोड़ देते हैं, छोड़ने पर वो वापस अपना जगह में रिटर्न वापस आएगा, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग्स जो है वो ट्विस्ट होने का वजह से, ट्विस्ट क्यों हुआ, क्योंकि टॉर्क एक्ट किया,
टॉर्क बी आई एन ए का वजह से इसका वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप टर्न किया बाय सम एंगल फाई, और ये टर्न करने का वजह से स्प्रिंग्स जो है वो ट्विस्ट हो गया, दोनों स्प्रिंग। और वो दोनों स्प्रिंग्स में क्या होगा, अगर अगर मैं इसमें रेक्टेंगुलर लूप में करंट बंद कर देता हूँ, जैसे यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ये टर्मिनल्स T1 और T2 को अगर मैंने बैटरी में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तब तो ये टर्न करेगा, क्योंकि तब इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा हुआ ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा हुआ था, तो टॉर्क एक्ट करेगा, तो ये टर्न भी करेगा, ट्विस्ट भी करेगा, घूमेगा भी। अगर मैं करंट बंद कर देता हूं, तो फिर ये रेक्टेंगुलर लूप दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, और कौन लेके आएगा, ये जो स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स ट्विस्ट हो गया था तो उसमें एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। एक रेस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग्स में क्रिएट होगा, और वो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, अगर मैं करंट बंद कर देता हूं, तो रेस्टोरिंग टॉर्क वो रेक्टेंगुलर लूप को वापस अपना जगह में, दोबारा अपना जगह में वापस लेके आएगा। तो अभी ये रेस्टोरिंग टॉर्क निकलेगा कैसे, अगर हम लोग के लेते हैं, के क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोलता है के को, या फिर टॉर्सिनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है या फिर टॉर्सिनल कांस्टेंट है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब क्या है, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए टॉर्क कितना है, के। रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मतलब 1 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए अगर टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क के होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, कितना डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, 5 डिग्री ना। 1 डिग्री के लिए अगर के है, तो 5 डिग्री के लिए क्या होगा, के 5। तो रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया के 5। और जैसे हम लोग यहाँ इसमें करंट फ्लो होता है, जब हम लोग इसको बैटरी में कनेक्ट करता है, तब यहाँ करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से ये टॉर्क एक्ट करता है, ये टॉर्क एक्ट करने की वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप टर्न करता है, ट्विस्ट कर घूमता है। और जैसे ही ये घूमता है, ये स्प्रिंग्स दोनों टाइट होता है, ट्विस्ट होता है, और वो ट्विस्ट का वजह से स्प्रिंग्स में ये रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है। जब रेस्टोरिंग टॉर्क और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये दोनों एक दूसरा को काउंटर बैलेंस कर लेता है, तब ये पॉइंटर और आगे और ज्यादा रोटेट करना बंद कर देता है। मतलब जैसे ये बी आई एन ए इक्वल टू के 5 हो जाएगा, ये पॉइंटर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, देखो हाँ, बहुत सिंपल सा चीज है। सपोज पकड़ लो ये टाउ इक्वल टू बी आई एन ए, इसका वैल्यू सपोज 50 है, ठीक है, इसका वैल्यू सपोज 50 है, और ये जो के है इसका वैल्यू पकड़ लो, इसका वैल्यू 10 है, ठीक है। बी आई एन ए जैसे ही मैंने यहाँ करंट, इसमें करंट, ये टर्मिनल्स को बैटरी का क्रॉस कनेक्ट किया, इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो ये वाला टॉर्क का वैल्यू 50 तो कांस्टेंट हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये वाला टॉर्क का वजह से वो रेक्टेंगुलर कॉइल घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे टर्न करेगा, ये एंगल फाई जो है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क का इनिशियली फाई का वैल्यू 0 था। इनिशियली तो ये पॉइंटर 0 में था, तो फाई का वैल्यू 0 था, और फाई का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 10 होने से 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 था इनिशियल टॉर्क। तो जैसे ही ये घूमना शुरू करता है, जैसे ही ये रेक्टेंगुलर लूप टर्न करने लगता है, ये टॉर्क का वजह से ये फाई का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो फाई का वैल्यू अगर 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 हो गया। जब ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 हो गया। ऐसे करते करते
10 × 5 डिग्री तक जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये 10 × 5 50 हो गया। जब ये 50 हो जाता है, जब ये रेस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू 50 हो जाता है, कब हो गया ये? 5 डिग्री डिफ्लेक्शन में। 5 डिग्री डिफ्लेक्शन में इसका वैल्यू 50 हो गया, और ये 50 और ये वाला भी 50 है, दोनों बैलेंस हो गया ना। तब ये और आगे और रोटेट करना बंद कर देगा ये, मतलब वहां रुक जाएगा, 5 डिग्री पे जाके रुक जाएगा। तो ये रुकता क्यों है? पॉइंटर रुकता क्यों है? जब टॉर्क टाउ इक्वल टू BI/NA और ये रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू K phi दोनों एक दूसरा को काउंटर बैलेंस कर लेता है, तब ये रुक जाता है, तब ये पॉइंटर रुकता है। तो जब ये पॉइंटर रुका हुआ है, देन बीना BI/NA should be equal to K phi। तो इससे phi इक्वल टू BNA/K × I आएगा। तो यहाँ B कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ऑलरेडी बना हुआ लूप है। गैल्वेनोमीटर एक बार बना दिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गया, एरिया उसका फिक्स हो गया। ये